वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है रिपर टैंक। तो एग्ज़ाम में ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। साथ ही आज हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम है रिपर टैंक। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि रिपर टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन वाटर वेव्स की मदद से हम वेव्स की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम रिपर टैंक का नाम देंगे। तो मैंने डेफिनेशन बिल्कुल इजी करके लिखी हुई है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स एंड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव इज नाउन एज रिपर टैंक। मतलब ये है कि रिपर टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और इन वाटर वेव्स की मदद से हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम रिपर टैंक का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी डायग्राम। तो मैंने डायग्राम बिल्कुल सिंपल बना रखी है, तो आप भी यही डायग्राम बनाएंगे। एक या दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनानी आ जाएगी। तो बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बचना है बच्चों उस डायग्राम से। तो सबसे पहले हम बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर तो ये हमारे पास टेबल है और टेबल के बिल्कुल फ्यू मीटर ऊपर हमने रेक्टेंगुलर गिलास ट्रे रखी है। अब इस रेक्टेंगुलर गिलास ट्रे का जो बॉटम होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इस रेक्टेंगुलर गिलास ट्रे को मैंने पानी से फिल कर दिया है। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने एक वुडन प्लेट लेनी है और उस वुडन प्लेट के बिल्कुल ऊपर हमने एक रेड रंग की वाइब्रेटर या मोटर को अटैच कर रखा है। इसके बाद स्टूडेंट हमने एक ख्याल करना है कि वुडन प्लेट के जो लोअर सरफेस होगी वो पानी की सरफेस के साथ ज़रूर अटैच होनी चाहिए। ठीक है, पूरी कंप्लीटली डिप नहीं होनी चाहिए, जस्ट टच होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हमने करना ये है कि इस ऑपरेटर्स के बिल्कुल ऊपर हमने एक बल्ब को अटैच कर रखा है और इस ऑपरेटर्स के नीचे हमने इस टेबल के नीचे हमने एक स्क्रीन को प्लेस करना है। इसके बाद स्टूडेंट जब मैं इस ऑपरेटर्स को विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई ऑन करूंगा तो ये बल्ब भी ऑन होगा। ठीक है, अब ये जो वुडन प्लेट है तो ये वाइब्रेटर की मदद से ये भी बच्चों ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये ऑसिलेट करेगा तो वाटर्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उन वेव्स का जो शैडो होगा वो हमें स्क्रीन में साफ दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन हमने इसलिए यूज़ करनी है। अब जो मैंने यहाँ पे जो बातें बोली हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप बुलेट पॉइंट की सूरत में यही लिखेंगे। तो पहले जो बुलेट पॉइंट है वो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालेंगे। पहला बुलेट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग द ग्लास बॉटम एंड प्लेस नियर हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। इसका मतलब यह है कि टेबल की सरफेस से हाफ सेंटीमीटर या हाफ मीटर, बुक के अकॉर्डिंग हाफ मीटर, हमने एक रेक्टेंगुलर गिलास ट्रे लेनी है और उस रेक्टेंगुलर गिलास ट्रे का जो बॉटम होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट ये है कि वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ट्रे बाय द मीन ऑफ वाइब्रेटर या मोटर। इसका मतलब ये है कि वाटर की सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वाइब्रेटर या मोटर की मदद से प्रोड्यूस होंगी। दोबारा सुने कि वाटर की सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो वाइब्रेटर या मोटर की मदद से हम प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड बुलेट पॉइंट ये है, द वाइब्रेटर फिक्स्ड ऑन द वुडन प्लेट सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वाइब्रेटर है या मोटर है इसको हम वुडन प्लेट के साथ अटैच कर देंगे और ख्याल ये करना है ये जो वुडन प्लेट के लोअर सरफेस होगी ये वाटर के साथ लाजमी टच होना चाहिए। नेक्स्ट आप बुलेट पॉइंट लिखेंगे, मैं भूल गया कि यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वो वेव्स क्रस्ट या ट्रफ पर मुश्तमिल होंगी। जो ब्राइट
जो ब्राइट पार्ट होगा वेव्स का वो हमारा क्रस्ट कहलाएगा, जो डार्क पार्ट ऑफ वेव्स होगा वो हमारा बच्चों ट्रफ बनेगा। वेव्स मुश्तमिल इन दोनों पे ही होती है ना, क्रस्ट या ट्रफ पे, ठीक है। क्रस्ट होगी फिर ट्रफ होगी, फिर क्रस्ट होगी फिर ट्रफ होगी, तो तभी हमारी वेव्स बनेगी। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जनरेशन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप्स की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एक स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होगी इस ऑपरेटर्स के अंदर, और दूसरी स्टूडेंट सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दोबारा सुन ले, इस ऑपरेटर्स के अंदर दो टाइप्स की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक स्ट्रेट वेव्स और दूसरी सर्कुलर वेव्स। अब स्ट्रेट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, आप हेडिंग डालेंगे जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स। डियर स्टूडेंट हमने करना ये है, जो हमारा वुडन पैडल होगा वो पानी की सरफेस के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे ही स्टूडेंट जो हमारा वुडन पैडल होगा वाइब्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर, तो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो इस सूरत के अंदर जो हमारी वाटर के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी उसके क्रिएट होने से वेव्स है स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो मैंने यही लिख रखा है कि व्हेन वाइब्रेटर इज ऑन देन प्लेट्स स्टार्ट्स वाइब्रेट्स एंड स्ट्रेट वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसका मतलब भी यही है कि जब मैं वाइब्रेटर को ऑन करता हूँ तो वुडन प्लेट्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगी और स्ट्रेट वेव्स हमारी वाटर की सरफेस पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो स्ट्रेट वेव्स होगी स्टूडेंट वो हमारी कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होंगी। तो जो ब्राइट होती है वो क्या कहलाएगी, शाबाश क्रस्ट। जो डार्क होगी वो ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इसी तरह हो वेव्स स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट आपने करना ये है इस बार, अब आपने वुडन प्लेट को थोड़ा सा ऊपर करना है। अब इस बार वाटर की सरफेस के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। अब मोटर के साथ जो दो नॉब लगी खड़ी होंगी वो उनको हम नीचे करेंगे। नीचे करने से वो जो दो नॉब होगी वो वाटर की सरफेस के साथ अटैच होनी चाहिए। दोबारा सुने, मैंने ये कहा है कि इस बार हमने जो हमारी वुडन प्लेट होगी उसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब जो मोटर के साथ दो नॉब लगी खड़ी होंगी उनको हमने वाटर में डिप करवाना है या टच करवाना है। जैसे ही मैं मोटर को ऑन करता हूं तो जो हमारी मोटर होगी वो वाइब्रेट करेगी, पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो उस टाइम हमारे पास सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोटर के साथ जो दो नॉब है और उन दोनों नॉब को मैंने पानी के अंदर डिप कर रखा है। अब जब जैसे ही मैं उनको ऑन करूँगा तो यहाँ पे सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई हमें नज़र आएंगी, और ये नज़र कहाँ पे आएंगी, स्क्रीन पर नज़र आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने यही लिख रखा है, द वाइब्रेटिंग बार, या आप इसको कहते हैं वुडन बार, ठीक है। द वाइब्रेटिंग बार इज अप एंड अ नॉब इज अटैच्ड विच इज लोअर in such a way that if touches the surface of the water when vibrator is on the circular waves is produced। मतलब भी यही है जो भी मैंने बताया कि हमने क्या करना है, वुडन बार को ऊपर लेना है। इस दफ़ा वुडन बार जो पानी के साथ टच नहीं होगा, जस्ट नॉब मोटर की टच होगी, मोटर को ऑन करूँगा तो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब बच्चों बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, स्ट्रेट वेव्स जनरेटर हो गया, या आप इसको कहते हैं वुडन पैडल कहते हैं, ठीक है, वुडन बार कहते हैं, वुडन बार है। अब वुडन बार के बिल्कुल थोड़ा सा आगे हमने एक गिलास स्लैब लेनी है। ये जो नीले रंग की आपको नजर रही है गिलास स्लैब अज्यूम कर ले, फिर हम इसको बाउंड्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री से बिल्कुल नीचे, बाउंड्री से बिल्कुल नीचे हमारे पास बच्चों डीप वाटर बनेगा, और बाउंड्री से बिल्कुल ऊपर हमारे पास शैलो वाटर बनेगा। अब जो डीप वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, ये याद रखना। डीप वाटर के अंदर जो वेव लेंथ होती है वो ज़्यादा बनेगी। अब शैलो वाटर के अंदर जो वेव्स होती हैं उनकी जो वेव लेंथ होगी वो कम प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट अब नीचे वाला केस देखते हैं।
जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसका मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्पीड होती है वेव्स की वो ज़्यादा होगी। अब ऊपर वाला केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब इनकी वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे स्पीड जो होगी, वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम होगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता, यहाँ आपने गौर करनी है। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये तो पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल सर ये पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। जब मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करता हूँ, जब मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट जब मैं वेवलेंथ को मैं डिक्रीज करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपने ध्यान ये करना है, इन दोनों केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चाहे डीप वाटर हो चाहे शैलो वाटर हो, इन दोनों के अंदर हमारी वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। स्टूडेंट अब समझ आ गई होगी। पहला एमसीक्यूज, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द, तो ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट आपकी बुक का, तो ये डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ वाटर। इसको आप अंडरलाइन कर लें, डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, पहला एमसीक्यूज ये है। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि व्हेन वाटर वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ इज, जब स्टूडेंट हमारी जो वेव्स है शैलो वाटर में जाती हैं तो उस वक्त जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ स्मॉल होगी या कम होगी। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, स्मॉल। ठीक है, वेवलेंथ का पूछा है तो वेवलेंथ स्मॉल, अगर स्पीड का पूछे स्पीड भी स्मॉल, अगर फ्रीक्वेंसी का पूछे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ठीक है, दोनों केस के अंदर ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने हेडिंग डालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो पहली स्टूडेंट प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता ये है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम के साथ जब टकराएगी तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक होगी, अपने पहले वाले मीडियम में आएगी। तो इस केस के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो उस केस को हम क्या नाम देंगे, या उस प्रोसेस को हम नाम देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो मैंने यही लिख रखा है, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम falls on the another medium, they bounce back to the first medium such that angle of incidence is equal to the angle of reflection. This process is known as रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मतलब ये है जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या फॉल करती है तो उस केस के अंदर ये बाउंस बैक होती है पहले वाले मीडियम में। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो उसे हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, वो ये है स्टूडेंट, हमने गिलास स्लैब को एंगल थीटे पे रखा हुआ है। ठीक है, वेव्स के किसी एंगल थीटे पे हमने गिलास स्लैब को रखा हुआ है। ये वाली जो वेव्स होंगी जब स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, जब ये वाली वेव्स हैं इस गिलास स्लैब के साथ स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये वाली जो स्ट्राइक वेव होती है इनको हम इंसिडेंट वेव का नाम देंगे। ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, गिलास स्लैब दूसरा मीडियम है। जब वेव्स इस मीडियम के साथ टकराएंगी तो स्टूडेंट ये बाउंस बैक होंगी। जैसे ही इस पे स्ट्राइक की तो उस गिलास स्लैब ने इसको बाउंस बैक कर दिया है। तो जैसे स्टूडेंट ये बाउंस बैक होंगी तो इस वेव्स को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन वेव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का नाम देंगे। दोबारा सुने, वेव जैसे स्ट्राइक होती है उसको हम इंसिडेंट वेव का नाम देंगे और टकरा के वापस आते हैं उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है, वो आपने गौर करना है। स्टूडेंट सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास गिलास स्लैब है, ये हमारे पास बच्चों गिलास स्लैब है, ये आगे है गिलास स्लैब। अब इस गिलास स्लैब का मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब जब मैं
इसको एंगल थीटा पे रखता हूँ तो हमारा नॉर्मल ये नहीं बनेगा, ये वाला नॉर्मल हमारे पास आ गया है। अब आपने गौर करना है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया है नॉर्मल, ठीक है। अब इंसिडेंट वेव और ये जो नॉर्मल है इनके बिटवीन में एंगल बन रहा है, तो इसको मैं नाम दूंगा, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के बिटवीन में जो एंगल होगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं क्या नाम दूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ना सीधा कर देता हूँ, ये आगे डायग्राम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन के केस में ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगा, ठीक है। दोबारा सुन ले कि रिफ्लेक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है। अब इसके बाद है बच्चों रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे ना होता हो उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, जस्ट कंसेप्ट है। डेफिनेशन आप प्रॉपर ये लिखेंगे कि व्हेन वेव्स मूव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट द सेम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मे बी चेंज, दिस फिनोमेना इज नाउन एज रिफ्रैक्शन। मतलब ये है जब वेव स्टूडेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, तो इस फिनोमेना को मैं नाम दूंगा रिफ्रैक्शन का नाम दूंगा। स्टूडेंट मेरे पास ये एक गिलास मीडियम है, ठीक है, ये हमारे पास है गिलास मीडियम। अब इस गिलास मीडियम पे एक इंसिडेंट वेव स्ट्राइक करती है तो ये हमारे पास बन जाएगा नॉर्मल, ये बन जाएगा नॉर्मल। अब स्टूडेंट क्या होता है, ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन का नाम देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम। वही स्टूडेंट हमने गिलास स्लैब रख रखी है इस दफ़ा, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं जब इस गिलास स्लैब से टकराती हैं तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। दोबारा सुने, जब ये वेव्स इस गिलास स्लैब के साथ स्ट्राइक करती हैं थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, ठीक है, अपने असली वाले पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, डेविएट कर जाती हैं। तो इस केस के अंदर आप गौर से देखें, ठीक है, ये हमारे पास वेव्स की डायरेक्शन बन गई। अब थोड़ी सी बच्चों क्या होगी, ये डेविएट हो जाएगी, ठीक है, थोड़े से इसने अपना पाथ तब्दील कर लिया है। तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्शन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, इस बाउंड्री से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा बन रहा है डीप वाटर, डीप वाटर। अब इस डीप वाटर के आप गौर से देखें, जो वेवलेंथ होती है वो स्टूडेंट क्या होगी, वेव की। दोबारा से डीप वाटर के अंदर जो मौजूद वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ होगी ज़्यादा, ठीक है, तो स्पीड भी क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन होगा इसको बोलते हैं शैलो वाटर, ठीक है, शैलो वाटर, वाटर। अब इस शैलो वाटर के अंदर जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट वो होती है कम, और यहाँ पे जो वेव्स की स्पीड होगी शैलो वाटर में, वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो स्पीड भी हमारे पास क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी बच्चों वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइफ्रैक्शन।
डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिख के आएंगे? स्टूडेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द शार्प एजेस और अ कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। मतलब ये है कि जब वेव्स शार्प एजिस से बच्चों बेंड हो जाती है, जब ऑब्स्टेकल से टकराएगी, तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का नाम देंगे। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है, ये हमारे पास ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल्स आ गया। अब हमने ऑब्स्टेकल्स के दरमियान में एक होल क्रिएट करना है, या आप ये कह दें कि स्लिट क्रिएट करना है। जब ये स्ट्रेट वेव स्टूडेंट इससे टकराएंगी तो ये जो वेव्स हैं बच्चों कर्व्स या बेंड हो जाएंगी, ये आपको नज़र आ रही है, फिर ये बेंड हो जाएगी, फिर स्टूडेंट ये बेंड हो जाएंगी। तो इस टाइप के अंदर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सेमी सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, सेमी सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो वेव्स हर डायरेक्शन के अंदर मूव्स करेंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात और याद रखें कि इस स्लिट का जो साइज होता है, इस स्लिट का जो साइज होता है वो सेम होना चाहिए क्रस्ट से क्रस्ट तक के डिस्टेंस के बराबर। मैंने ये कहा है कि इस स्लिट का जो डिस्टेंस होगा या वेवलेंथ होगी, तो वो क्रस्ट से क्रस्ट तक का या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अभी भी समझ नहीं आए तो इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है बच्चों वन वेवलेंथ, लेट्स सपोज क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला। तो स्टूडेंट इस स्लिट का जो डिस्टेंस होगा तो ये भी 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए या 1 वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। फिर हम इस डायफ्रैक्शन को अच्छे से स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट इससे ज़्यादा होगा, अब मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, ऑब्स्टेकल्स मैंने दूर दूर कर दिए, तो इस वक्त स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये वेव्स होगी कम बेंड होगी और हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, ये थी आज की डिस्कशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।